हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने लिंकेज कवर कर लिया था। लिंकेज के टाइप्स देख लिए थे। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन ने किस तरह से अपने क्रॉस से बताया, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम रिकॉम्बिनेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेशन होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन मतलब फिर से कॉम्बिनेशन बनाना। जो कॉम्बिनेशन जीन के थे वो तो थे ही, ठीक है, क्रोमोसोम या जीनोम में जैसा ऑर्गेनाइजेशन जीन का है वैसा तो है ही। उसके बाद क्या हुआ कि अगर फिर से कोई जीन कहीं से कट के कहीं जाके दूसरी जगह जुड़ जाता है, ठीक है, या कहीं से वो कॉम्बिनेशन फिर से अपने आप को बनाता है, कहीं से कट किया तो जुड़े, ठीक है, या तो कहीं कहीं उनमें कॉम्बिनेशन हो जाए किसी भी मेथड से, तो वो फिर से एक नया कॉम्बिनेशन जो जीन के बन जाते हैं वही कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। मतलब फिर से जीन के कॉम्बिनेशन बनना बाय कटिंग एंड एडिशन। ठीक है, तो वही इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस बाय विच पीसेस ऑफ डीएनए आर ब्रोकन एंड रिकम्बाइंड टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स। ठीक है, और व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एक्सचेंज पीसेस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल विद ईच अदर। ये दो डेफिनेशन है सिंपल, इसमें से आपको जो भी याद हो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये डायग्राम के फॉर्म में रिकॉम्बिनेशन को दिखाने की कोशिश की है कि देखिए दो क्रोमोसोम बनाए हुए हैं, दो क्रोमोसोम अलग अलग बनाए हुए हैं, तो ये रिकॉम्बिनेशन के पहले इस तरह की इसमें पोजीशन थी जीन्स की, लेकिन जब रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो देखिए कुछ कुछ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया इनके बीच में। अब ये पहले जैसे नहीं रह गए, कुछ पार्ट इसका इसमें जुड़ गया, कुछ पार्ट इसका इसमें जुड़ गया, तो रिकॉम्बिनेशन के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लग गए। कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब आप लोगों को इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि जो पहले कॉम्बिनेशन थे उसमें कट और ऐड होके नए कॉम्बिनेशन जीन के बन जाते हैं, तो वही रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। अब रिकॉम्बिनेशन के टाइप्स हमें पढ़ने, कितने टाइप्स के होते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन के टाइप्स है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन और साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा एक चौथा है रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन। रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसपोजॉन्स में। ठीक है, ट्रांसपोजॉन्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि किस तरह से जीन का एक पार्ट अपने आप को रेप्लिकेट करता है, क्रोमोसोम का एक पार्ट अपने आप को रेप्लिकेट करता है और फिर उसके बाद रैंडमली कहीं भी जाके जीनोम में इंसर्ट हो जाता है, जिससे जीनोम का साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजॉन्स रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन करते हैं। एक तरह से वो भी रिकम्बाइन कर रहे हैं, फिर से एक नए फॉर्म जीनोम के रीऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी एक टाइप के रिकॉम्बिनेशन इवेंट में ही काउंट किए जाते हैं, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजॉन्स। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम तो सबको पता है कि हमारी बॉडी में कितने होमोलॉगस पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, 23। ठीक है, 22 ऑटोसोम्स के, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है, मीन्स हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर है होमोलॉगस पेयर। ठीक है, जिसमें उसी टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं जैसा एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, लगभग उसी से मिलते जुलते उसी के रिसेसिव या डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट होते हैं दूसरे क्रोमोसोम पे, तो वो होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए डायग्राम के फॉर्म में मैंने दिखाया है। ये देखिए पहला क्रोमोसोम हमने बनाया हुआ है, क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये दूसरा क्रोमोसोम मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मेटाफेज से पहले आती है प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में जो मियोसिस के टाइम पे जो प्रोफेज 1 होता है, ठीक है, उसमें जब ये आप पास पास आते हैं क्रोमोसोम तो उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो पेयर हैं, मतलब एक पेयर है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। अब इस वाले क्रोमोसोम के ये सारे तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इस वाले क्रोमोसोम में ये सारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये और ये नॉन सिस्टर हुए, रेड और ब्लू वाले ये नॉन सिस्टर हुए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सेंट्रोमियर से, तो ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं।
ठीक है, तो ये हमने देखा कि इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है क्रॉसिंग ओवर में। द प्रोसेस ऑफ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर होती कब है? ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, पैकेटीन स्टेज में, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में। मियोसिस में क्या होता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 होता है। उसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 भी होता है। तो प्रोफेज 1 जो सबसे पहली स्टेज है उसी में ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो जाती है और मियोसिस से बनता क्या? गैमेट की फॉर्मेशन होती है। अब नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में जो नॉन होमोलॉगस पेयर्स होंगे उनके बीच में अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो वो नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स व्हेन दे कम क्लोज टुगेदर ड्यूरिंग इंटरफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक जगह से कहीं से क्रोमोसोम कट होगा, दूसरी जगह जाके कहीं पेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे नहीं होगा, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे होगा। उसके बाद आता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन की इवेंट होती है। अब जीनोम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ कहीं होना है तो उसके लिए क्या होगा? कुछ स्पेशल एंजाइम्स की जरूरत होगी जो उस पर्टिकुलर पोजीशन को पहचान के वहां पे सीक्वेंस को इंटीग्रेट कर सके। तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में कोई शॉर्ट सीक्वेंस होता है, उसको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके इंटीग्रेट होना होता है, इसके लिए विशेष टाइप के एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को एक जगह और यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसमें हमें कोई भी अपना इंसर्ट किसी जगह पे अगर भेजना होता है जीनोम में तो हम लोग क्या करते हैं? उस जगह को हम लोग एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, अपने इंसर्ट में भी उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सीक्वेंसेस लगाते हैं और फिर उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन बस इतना समझ लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो रही है जीनोम में, कोई एक जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का सेगमेंट इंटीग्रेट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है तो वो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है। इसका एग्जांपल क्या होता है? नेचुरल सिस्टम में इंसर्शन ऑफ वायरल जीनोम इनटू होस्ट क्रोमोसोम। ठीक है, सबको पता ही है कि वायरल का जीनोम होस्ट पे कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होगा, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही इंटीग्रेट होता है जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो उसको लेकर के, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं कह सकते हम उसको, इंटीग्रेज एक एंजाइम होता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद देखिए आता है रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोजॉन्स के फॉर्म में होता है। तो ये तो आप पहले क्लियर हो ही चुके हैं, तो इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एक लाइन बस हमने यहाँ लिख दी है, अकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजॉन्स। उसके बाद ये हमारा रिकॉम्बिनेशन इवेंट यहाँ खत्म हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन हमने देख लिया कि क्या होता है, कितने टाइप का होता है। रिकॉम्बिनेशन में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, उसके बस आपको डेफिनेशन और टाइप्स याद करने। उसके बाद आता है जेनेटिक मैपिंग। एक ये नया टॉपिक है, थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम जेनेटिक मैपिंग को, लिंकेज मैपिंग, हम इसको पूरा डिटेल में भी बाकी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक मैपिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ प्रोसेस ऑन क्रोमोसोम, मतलब किसी भी जीन की पोजीशन क्रोमोसोम पे कहाँ है, ये हम अगर लोकेट करना चाहें तो जेनेटिक मैपिंग के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। जेनेटिक मैपिंग एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी जीन की पोजीशन फाइंड करने का काम करते हैं। अब इसमें जेनेटिक मैपिंग को दो तरह से क्रिएट किया जा सकता है, लिंकेज मैपिंग और फिजिकल मैपिंग। लिंकेज और फिजिकल मैपिंग के कॉम्बिनेशन से ही जेनेटिक मैपिंग क्रिएट होता है। लिंकेज मैपिंग में क्या होता है कि इसमें हम किसी भी जीन की पोजीशन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं कि अगर 3-4 जीन हमें पता है, 3-4 जीन की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन बीच में है, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, ये सब हम लिंकेज मैपिंग से देखते हैं। और फिजिकल मैपिंग से हम क्या देखते हैं कि कहाँ पे क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन कहाँ पे है, पर्टिकुलर किस जगह पे कोई जीन है, उसको हम लोग फिजिकल मैपिंग से पता लगाते हैं। तो फिजिकल मैपिंग और लिंकेज मैपिंग को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जेनेटिक मैपिंग हो जाता है। ठीक है, लिंकेज मैपिंग तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जो जीन पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ABCD 3-4 जीन है, वो एक किसी क्रोमोसोम के सेगमेंट पे यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है ABCD। ठीक है, तो अब इन चारों जीन की पोजीशन क्या होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कौन B पहले होगा कि A होगा कि C पहले होगा कि D पहले होगा, और कितने कितने दूर पे ये प्रेजेंट होंगे, A और D के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ये सारी चीजें हम लिंकेज मैपिंग से बताते हैं। और फिजिकल मैपिंग से हम पूरे क्रोमोसोम पे जीन की कहाँ कहाँ पोजीशन है उसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं
फिजिकल मैपिंग को क्रिएट करने के लिए हम पूरे जो जीनोम या क्रोमोसोम को कट कर देते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट करने के बाद क्या होता है, उनको ओवरलैपिंग सीक्वेंस के बेसिस पे बैठाते हैं, ठीक है। कुछ ओवरलैपिंग सीक्वेंस के बेसिस पे जब बैठाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जीन की पोजीशन पता चलती है। फिजिकल मैपिंग को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिकल मैपिंग को समझना बहुत जरूरी है एनजीएस को समझने के लिए। एनजीएस के नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, हम लोग किसी भी ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस करते हैं, किसी भी जीनोम की सीक्वेंसिंग जब करते हैं तो मैपिंग, फिजिकल मैपिंग से ही क्या करते हैं, हम लोग जीन को बैठाते हैं। क्योंकि हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि पूरा जीनोम निकाल लिया हमने और उसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा एबीसीडी के फॉर्म में रीड करते चले गए, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन की सीक्वेंसिंग करनी है या ट्रांसक्रिप्ट की सीक्वेंसिंग करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल निकालते हैं और उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं आगे की पूरा सीक्वेंस रीड हो सके, ये हम आपको बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे, वो एनजीएस का मैटर है। अभी आप लोगों को लिंकेज मैपिंग ही समझना है, क्योंकि लिंकेज मैपिंग ही एग्जाम में आप लोगों की पूछी जाएगी। तो लिंकेज मैपिंग में अब हम 1 पॉइंट क्रॉस, 2 पॉइंट क्रॉस, ये सब भी देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हमने इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इसका देख लिया है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना रिवाइज करते रहिए और इतना सब लोग अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। थैंक यू।